डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अनंत प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का सुविचार है, लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस न लौटे। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस न लौटे, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। फ्रेंड्स, कभी भी अपने लक्ष्य को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपने जितना समय उसे दे दिया है वो समय कभी आपको वापस नहीं आने को है। तो समय स्पॉइल मत कीजिए। कहते हैं ना, समय आपका है, या तो सोकर गुजार लीजिए या फिर सोना बना लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि समय कीमती है, उसे आप सोना बनाइए, यानी कि उसका उपयोग कीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वह कमेंट जरूर करें। आप कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए नई नई वीडियो आपकी जरूरत का बनाते रहता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर C2 पेपर यानी कोर्स 2 पेपर का हम लोग यूनिट 2 से प्रश्न देखेंगे। समकालीन भारत एवं शिक्षा का इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे यूनिट 2 से, और यह वीडियो आपका पार्ट 2 है। यदि आपने पीछे के पार्ट को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से देख लें, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यही प्रश्न आपके एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज का इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता दूं। तो आज का इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेकुलरिज्म। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्षता तथा शिक्षा पर प्रकाश डालिए। तो मैं आपको आंसर बिल्कुल वैसे ही तैयार किया हूं जैसे आपको कॉपी पर लिखने हैं। फ्रेंड्स, अच्छे से लिखिए कॉपी पर, क्योंकि सुसज्जित लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आंसर। धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता एक जटिल अवधारणा है। इस अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम यूरोप में किया गया था। यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें धर्म और धर्म से संबंधित विचारों को रखा जाता है। यानी कि फ्रेंड्स, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है जिसमें कोई धर्म ना हो, जहां कोई धर्म से संबंधित ना हो। यानी कि धर्मनिरपेक्ष समाज में धर्म का कोई स्थान नहीं होता। यहां बोला जाता क्या है? सर्वधर्म सद्भाव, यानी कि सभी धर्मों में आपको मिलन हो, एकता हो, सभी धर्म के लोग जहां रहते हो। तो यह हुआ आपका धर्मनिरपेक्षता। नेक्स्ट है आपका धर्मनिरपेक्षता का अर्थ, मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव न करे, क्योंकि सरकार उस व्यक्ति को भी सम्मान देता है जो किसी धर्म को नहीं मानता है। आप संविधान को जानते हैं, सरकार कभी यह नहीं कहती है, किसी पर दबाव नहीं बनाती है कि आप इस धर्म को मानिए। सभी धर्म एक बराबर है। सरकार कभी भी किसी धर्म का पक्ष नहीं लड़ता है, और वैसे भी लोगों को सरकार मान्यता हमारे इंडिया में दिया है जो किसी धर्म को नहीं मानता है, क्योंकि सरकार के अनुसार, हम सब के अनुसार, हम सब इंडियंस हैं, यानी कि भारतीय हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखिए, कभी भी आप इंपॉर्टेंट चीज लिखे तो वहां एरो देकर लिखिए, ताकि जो पेपर चेक करें उनको मालूम चलना चाहिए कि अभी भी आपने सही थॉट को लिखा है। और जहां आपका ये एरो लगा रहता है ना, वहां कॉपी वो ध्यान से चेक करते हैं, क्या आपने नया पॉइंट उनको दिया है, आपने क्या अच्छे बिंदु को अपने पेपर पे लिखा है। तो ध्यान से लिखें। चलिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाज के विश्लेषण के रूप में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा संविधान में प्रयुक्त विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता की पदावली में अंतर्निहित है। अर्थात धर्मनिरपेक्षता राज्य द्वारा
किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करने से रोकती है। यानी कि जहां धर्मनिरपेक्षता है वहां किसी एक धर्म को संरक्षण नहीं दिया जाता है, कभी पक्ष नहीं लड़ा जाता है, उसी को हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। यानी हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है। नेक्स्ट, यह ऐसा समाज है जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म को मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यानी आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। आप अपने धर्म को खूब प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है, बड़ाई करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन किसी भी धर्म की अवहेलना नहीं कर सकता है, बुराई नहीं कर सकता है और किसी धर्म का विरोध नहीं कर सकता है। यह संविधान का खिलाफ है। इस संविधान की पुष्टि के लिए संविधान अनुच्छेद 25 से 28 में निम्न प्रावधान दिए गए हैं। यानी कि धर्म से रिलेटेड आपका 25 से 28 में दिया गया है। तो चलिए इस बिंदु को हम लोग देखते हैं, अनुच्छेद को। अनुच्छेद 25 का 1 यानी कि क, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण स्वतंत्रता, धर्म को मानने व प्रचार करने का अधिकार है। यानी अनुच्छेद 25 का 1 कहता है आप अपने धर्म को खूब मानिए और प्रचार कीजिए, कोई समस्या नहीं है, यह आपका अधिकार बनता है। नंबर 2 यानी कि अनुच्छेद नंबर 26, धार्मिक संस्थानों की स्थापना और रख रखाव का अधिकार, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म संस्था का स्थापना कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, रख रखाव कर सकता है, उसकी स्थापना कर सकता है और उसके कार्यों का प्रबंधन भी कर सकता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 27, किसी व्यक्ति को धार्मिक संप्रदाय के रख रखाव में व्यय करने के लिए कोई कर यानी कि टैक्स देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 28, इसके अंतर्गत राज्य निधियों से पूर्णतः पोषित किसी भी संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा न दी जाए। यानी अनुच्छेद 28 कहता है किसी भी राज्य के अंतर्गत कोई ऐसा संस्था का निर्माण नहीं होगा, राज्य कोई ऐसी संस्था का निर्माण नहीं करेगी जहां धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, धार्मिक शिक्षा को उन्नति और आगे बढ़ाना या भड़काने वाला वर्क किया जाए, ऐसा कोई राज्य निर्माण नहीं करेगा। अब है आपका शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला आपका लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। फ्रेंड्स, आप कॉपी कलम निकालिए और यदि आपको याद नहीं होता है तो आप लिख लीजिए। मैं आपको प्रत्येक टॉपिक को, पॉइंट को डील करूंगा, क्योंकि उतना समय नहीं होता है कि मैं आपको लिख सकूं इतना, और ज्यादा हो जाएगा। सो आप इसे ध्यान से सुनिए और समझिए। तो पहला आपका लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। प्रत्येक समाज जो है, प्रत्येक समाज का कुछ न कुछ उसका मूल्य होता है, उसका आचरण होता है, कुछ उसका आधार होता है, और उसी मूल्यों की आधारशिला हट जाने पर सामाजिक भवन धराशायी हो जाता है। अतः लोकतंत्र के विकास के लिए जो है शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। यदि शिक्षा होगा तो आत्मनियंत्रण, सहनशीलता, सद्भाव, सेवा, इन सब का विकास होगा। फिर से सुन लीजिए, यदि शिक्षा होगा तो आत्मनियंत्रण, सहनशीलता, सद्भावना, सेवा, इन सब का विकास होगा। चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में अपनाना। लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में अपनाना, यह क्या होता है फ्रेंड्स? शिक्षा पाने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि सिर्फ लोकतंत्र को शासन प्रणाली के रूप में नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि उसे अपने जीवन, अपने व्यक्तित्व में भी उतारना चाहिए। सबको अपना जो है यह प्रयास करना चाहिए ताकि देश की लोकतंत्र को सम्मान मिल सके। और यह जब तक आप जीवन शैली में यूज नहीं करेंगे, लागू नहीं करेंगे, तब तक यह नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3, लोकतंत्र में सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या होता है लोकतंत्र में? तो हम सभी को
समुचित सामाजिक न्याय संविधान में लिखा हुआ है, सबको एक बराबर मिलेगा, चाहे वह गरीब हो अमीर हो, ऊंच नीच, रंग रूप, भेदभाव, किसी भी धर्म जाति किसी पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लोकतंत्र में सामाजिक न्याय सभी के लिए क्या है, बराबर है, यानी हम सभी नागरिकों के आर्थिक विकास के अवसर प्रदान होता है इसमें और सामाजिक न्याय मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 4, राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना। क्या है, एकीकरण को बढ़ावा देना यानी कि सुदृढ़ता लाना। फ्रेंड्स, संविधान कहता है हम सब जितना मिलके रहेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। एक परिवार हो, एक समाज हो या फिर कोई देश हो, जब तक वहां के लोग, जिस प्रकार एक परिवार के लोग अगर मिलकर नहीं चलेंगे तो बिखर जाते हैं, उसी प्रकार एक देश में की जनता भी यदि सभी मिलकर अपना योगदान न दे देश को तो कभी भी वह आगे नहीं बढ़ पाएगा, वह देश उन्नति नहीं कर पाएगा। इसलिए राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका धर्म सद्भाव की भावना का विकास। भारत जो है एक विविधता का देश है, यहां बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, न जाने कितने धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी ये सब आपस में मिलकर रहते हैं, एक दूसरे को सम्मान देते हैं। आप जानते हैं कोई भी पर्व हो, यदि हिंदू का छठ हो, दुर्गा पूजा हो, तो उसमें मुस्लिम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सिख लोग पार्टिसिपेट करते हैं। वही अगर मुस्लिम लोग का ईद होता है तो हिंदू वासी पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। यही तो है सद्भावना, आपस में भाईचारा, प्रेम बनाए रखना। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है आपका पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम। आधुनिक भारतीय समाज व्यवस्था को देखते हुए पाठ्यक्रम की निम्न व्यवस्था होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, जनता यानी कि छात्र या छात्रों की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति, यानी सभी व्यक्ति का कुछ न कुछ आवश्यकताएं होती है, कुछ न कुछ जरूरतें होती है। सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता छात्र छात्राओं का शारीरिक श्रम होता है। यदि वह शारीरिक श्रम नहीं करेंगे, यदि उनमें जिज्ञासा न हो कुछ पाने की, कुछ कर दिखाने की, तो वह अपने जीवन में तरक्की नहीं कर सकते हैं और देश के विकास में योगदान नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए आकांक्षाओं का इच्छाओं का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, विज्ञान व तकनीकी का विशेष महत्व। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि आधुनिक युग तकनीकी का युग कहलाता है। टेक्नोलॉजी से एक देश दूसरे देश को पीछे करने में लगे हुए हैं। तो हमारे जीवन में, आपके जीवन में विज्ञान का होना काफी जरूरी है। हम लोग विज्ञान से घिरे हुए हैं। हर एक छोटी चीज हमारे आसपास, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, हर एक चीज टेक्नोलॉजी है जिसका हम लोग दिन रात प्रयोग करते हैं, जो एक हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। तो विज्ञान और तकनीकी को बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 3, बहुमुखी पाठ्यक्रम, यानी कि हम सब व्यक्ति में कुछ न कुछ भिन्नता पाई जाती है। सभी का सोच अलग अलग है। प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से पाठ्यक्रम बहुमुखी होना चाहिए, क्योंकि सभी की रुचि, सभी की क्षमता अलग अलग है। हो सकता है मेरा रुचि पढ़ाना हो तो आपका रुचि पेंटिंग हो सकती है। हो सकता है आपका रुचि पेपर पढ़ना हो, डांसिंग हो सकता है, कुछ भी, सिंगिंग हो सकता है। तो सभी का रुचि जो है अलग अलग होता है। तो बहुमुखी पाठ्यक्रम होना चाहिए। सभी विद्यार्थियों को अपने अपने क्षेत्र में जाने का अधिकार होना चाहिए, आगे बढ़ने का अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पाठ्यक्रम में लचीलापन। क्या है? पाठ्यक्रम में लचीलापन। यह क्या होता है? पाठ्यक्रम में लचीलेपन का अर्थ है कि लोकतांत्रिक के सिद्धांत की अवहेलना, यानी कि पाठ्यक्रम में लचीलापन होना बहुत जरूरी है, जिससे कि छात्र छात्राओं की आवश्यकता के अनुसार उसमें
परिवर्तन किया जा सके। और यह तभी होगा जब पाठ्यक्रम में लचीलापन होगा, जिससे विद्यार्थियों को वह आसान हो जाए पाठ्यक्रम। नेक्स्ट पॉइंट, व्यवसाय से संबंधित पाठ्यक्रम। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि आज आबादी देश की दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। यदि लोगों के पास रोजगार न हो तो उनका जीवन अंधकारमय हो जाएगा। तो यदि व्यवसाय की शिक्षा दिया जाए, यदि बिजनेस से संबंधित बातें भी पाठ्यक्रम में बताई जाए, तो लोगों का जीवन, छात्रों का जीवन उज्जवल होगा। तो व्यवसाय से संबंधित पाठ्यक्रम भी होना अति आवश्यक है। तो मैंने आपको सभी पॉइंट्स क्लियर कर दिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैंने आपको बताया है कि कभी भी प्रश्न को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि आप निष्कर्ष नहीं लिखते हैं। तो अंत में निष्कर्ष जरूर लिखिए। तो चलिए मैं आपको निष्कर्ष बताता हूं। इस प्रश्न का निष्कर्ष क्या है? निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारतीय राज्य का धर्मनिरपेक्ष चरित्र वस्तुतः इसी वजह से बरकरार है कि वह किसी धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है। हमारे देश में किसी भी धर्म को राजधर्म का मान्यता नहीं है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में रहने के कई फायदे हैं और धार्मिक स्वतंत्रता उनमें से एक है। लोग अपनी पसंद के धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप जिस धर्म में उस धर्म को मान सकते हैं, यहां तक कि आप दूसरे धर्म को अपना भी सकते हैं। यही तो स्वतंत्रता है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राज्य में किसी भी धार्मिक समूह पर दबाव नहीं डाला जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रश्नों का उत्तर बताया है। उम्मीद करता हूं कि आप भी इसे अच्छे से नोट डाउन करके पढ़ेंगे और लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इतना आसान नहीं है कि उसे आप कवर कर सकें। तो लिखिए, लिखकर याद कीजिए, क्योंकि लिखने से ज्यादा यादें होती है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर करें व सब्सक्राइब जरूर करें। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।